महत्वपूर्ण क्लास हम लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। एक योगी हुए हैं च्वांग, उनकी उम्र थी 1400 वर्ष। ये तो पुस्तकों में दिया हुआ है, अब एक्चुअल में कितनी थी ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ एक ही प्राणायाम को सिद्ध कर लिया था और इस एक प्राणायाम को सिद्ध करने के बाद वो 1400 वर्ष यहां पर जी कर गए, 1400 साल। चलो आपने च्वांग को तो नहीं देखा होगा, लेकिन लेकिन आपने भीष्म पितामह का तो देखा ही है। भीष्म पितामह जब सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने भी मूलबंद लगा दिया था, जालंधर बंद। अपने प्राणों को उसने गर्दन से ऊपर रोक दिया था कि प्राण निकले ही ना, क्योंकि पूरे शरीर पर उनके बाण थे लेकिन गर्दन पर नहीं थे, कहीं पर भी नहीं थे। तो अपने प्राणों को ऊपर रोक दिया, जालंधर बंद लगा के अपने प्राणों को इतना सशक्त कर दिया कि मृत्यु भी उनके प्राण नहीं निकाल पाती। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों पर नियंत्रण। प्राण का क्या मतलब समझते हो? अभी तक शायद आपको पता होगा, आप समझते होगे प्राण का मतलब होता है श्वास। नहीं, प्राण और श्वास में अंतर होता है। श्वास इज अ व्हीकल। जैसे मान लो आप इस समय अपनी गाड़ी पर आए हो, तो गाड़ी आपको लाने वाली है, तो श्वास जो है वो प्राण को लाने वाली है। जो आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इससे जो शक्ति मिल रही है वो आपके अंदर बैठे प्राण को मिल रही है। किसको मिल रही है? प्राण को। प्राण इज अ सब्टल एनर्जी। प्राण इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको जिंदा रखती है, जो आपको जीवन देता है, वो प्राण है। उस प्राण को शक्ति कहां से मिलती है? श्वास से। और श्वास आप जितने अच्छे तरीके से लेंगे, जितने वैज्ञानिक तरीके से लेंगे, उसके हिसाब से लेंगे, तो उतना ज्यादा वो ताकतवर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आप माताएं सब्जियां बनाते हैं। अगर आप सब्जी बनाने का एक तरीका होता है, यूं तो किसी व्यक्ति को पकड़ा दो जिसको सब्जी बनाना ना आती हो, उसने कभी देखा होगा तो सब्जी काटी, टमाटर काटे, प्याज काटे, सबको उठा के तेल में डाल दिया। एक तो ये तरीका है। जो हम सुबह से लेकर शाम तक श्वास लेते छोड़ते हैं, वो यही गलत तरीका है। एक होता है माताओं बहनों को अच्छे से पता होता है भाई सब्जी बनेगी कैसे, पहले ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ऐसे तेल गर्म होगा, पूरा एक प्रोसीजर होता है। अगर देखा जाए तो हर एक काम का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर उस काम को उस तरीके से किया जाए तो काम बेहद ही लाभकारी हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर बैठे हुए प्राण को यदि हम वैज्ञानिक रूप से श्वास दें तो वो प्राण ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो प्राण जो कि हमारी एक एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसको नियंत्रित करना प्राणायाम है। और वो कैसे नियंत्रित होता है? श्वासों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि शक्ति भी कहां से मिल रही है उसको? श्वासों से। शक्ति कहां से मिल रही है? श्वासों से। तो श्वास अगर हम नियंत्रित कर दें तो प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब वो जो प्राण है वो रहता कहां है? होम ऑफ प्राणा किसको पता है? कभी सुना है कहीं? प्राणा लिव्स इन हार्ट, आपके दिल के अंदर रहता है। हार्ट इज अ होम ऑफ प्राणा। जो प्राण की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको शक्ति देता है, वो कहां रहता है? हार्ट में। तो जो भी आप श्वास का लेन देन करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है? हमारे हार्ट को मिलती है। तो हार्ट में बैठे प्राण को तुम हार्ट को जितना मजबूत करते जाओगे, प्राण उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और अगर प्राण मजबूत होता जाएगा तो आपका जीवन ताकतवर होता जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? आप बीमारी से कोसों दूर हो जाते हो।
जो लोग प्राणायाम का निरंतर और सही अभ्यास करते हैं उनका शरीर सबसे पहले निरोगी होता है। उसके बाद उनके जीवन में एक आनंद जो उनको सुबह से लेकर शाम तक महसूस होता है वो फूटता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। तीसरा, उसके जीवन की आयु बहुत लंबी हो जाती है। एकदम नेचुरल सी बात है, जब बीमारी नहीं है, आनंद ही आनंद है, तो आपका जीवन लंबा होगा ही। मैंने पहले ही आपको एक योगी का उदाहरण दिया कि 1400 वर्ष वो यहां पर जीकर गए, सिर्फ और सिर्फ एक बंद के अभ्यास से। और वो बंद क्या था? जालंधर बंद। सिर्फ एक बंद के अभ्यास। आपको पता है ऐसा प्राणायाम भी है, यदि आप उस प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें तो सांप आपके साथ से गुजर जाएगा लेकिन आपको डसेगा नहीं। है ना चौंकने वाली बात कि ऐसा एक प्राणायाम हमारे योगियों ने ढूंढ के निकाला है कि अगर वो प्राणायाम प्रतिदिन किया जाए तो सांप आपको साथ से निकल जाएगा लेकिन डसेगा नहीं। वो प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। जीभ से सांस भरते हैं, नाक से छोड़ते हैं। सारा सबका अभ्यास कराऊंगा मैं। जीभ से सांस भरते हैं, नाक से छोड़ते हैं। इसमें वही आवाज आती है जो किसकी आ रही होती है? सांप की आती है। तो एक सांप कभी भी दूसरे सांप को काटता नहीं, उसको लगता है भाई यहां आसपास कोई है। जब भी आप सांप को देखो, आप शीतली प्राणायाम करना शुरू कर दो, वो आपके नजदीक भी नहीं आएगा, साइड से निकल जाएगा। देखो हमारे योगियों ने क्या क्या ढूंढ के निकाला। इस एक प्राणायाम की महिमा मैं आपको बताऊं, ये एक प्राणायाम सोराइसिस ठीक करता है। डॉक्टर कहते हैं ना सोराइसिस ठीक नहीं होता, चमड़ी का पता होगा बीमारी क्या होती है? चमड़ी की बहुत गंदी बीमारी होती है, सारी चमड़ी उतर जाती है। लेकिन अकेला ये प्राणायाम सोराइसिस ठीक करता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है। मैं अनुभव की क्या बात करूं, बाहर तो मैंने बहुत देखे हैं, मैं अपने घर में ही मैंने देखा है। मेरे पिताजी को थे, पूरे शरीर में दाने थे, जैसी गर्मी निकलती थी पूरा शरीर दाने आ जाते थे। दुनिया भर के तालाब नहा लिए उन्होंने, दुनिया भर के कुंड नहा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयां लगा ली, ट्यूबें लगा ली, कोई फर्क नहीं। अब जैसे मैंने ये प्राणायाम सीखे तो मैंने अपने पापा को बताया कि गुरुजी कह रहे थे ये प्राणायाम करने से ना स्किन की बीमारियां ठीक होती हैं। मेरे पापा को भी मेरी जैसी आदत थी, अच्छी बात है सुन के तुरंत फॉलो कर लेते थे वो। उन्होंने फॉलो कर लिया। जिस दिन से उन्होंने प्राणायाम शुरू किया उस दिन से उनको एक दाना नहीं निकला। और वो इस प्राणायाम के इतने फैन हो गए कि प्रतिदिन अभ्यास करते थे, प्रतिदिन। क्यों भाई? अब बीमारी ठीक हो गई तो हर आदमी करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राणायाम का आपके शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि वो सीधा इफेक्ट कहां डालता है? आपके हार्ट के ऊपर। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड क्यों प्यूरिफाई करने का। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू होता है सारा। तो आपका अगर हार्ट मजबूत है तो पूरा शरीर ही, सिस्टम ही ठीक हो जाएगा आपका। तो प्राण जो कि हार्ट में रहते हैं उनको मजबूत करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन श्वास के द्वारा करते हैं। अगर हम बात करें प्राणायाम के सिस्टम की, तो प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणों पर नियंत्रण। जनरली अगर हम बात करें कि कौन सा प्राणायाम कैसे किया जाता है, आप भी कई सालों से प्राणायाम कर रहे होंगे, तो आज हम विधि ढूंढ के निकालेंगे सही विधि प्राणायाम की क्या होती है। सबसे पहले हमें बंधों का अभ्यास सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो बंध होते हैं हमारी उम्र को बढ़ाने वाले होते हैं। सबसे पहले बंध कितने होते हैं? 3। मूल बंध, उद्यान बंद और जालंधर बंद। 3 बंद होते हैं। किया हुआ अभ्यास पहले कभी किया हुआ है? प्राणायाम कितने होते हैं? 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम, अंतर प्राणायाम भी कह सकते हैं हम लोग। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे 3 बंधों का अभ्यास और उसका सही तरीका, जो कि हमारी आयु को बढ़ाने वाला होता है। पहला जो बंध होता है वो होता है मूल बंध। मूल मतलब जहां से हमारी शुरुआत हुई है। मूल मतलब जहां से हमारी शुरुआत हुई है, मूल बंध। हमारा पूरा शरीर उसी पर ही निर्भर करता है
मूल पर। तो हम लगाएंगे सबसे पहले मूल बंद। मूल बंद का अभ्यास कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने ध्यान मुद्रा लगानी है। ऐसे ध्यान मुद्रा समझ लीजिए, ये हमारा अंगूठा है और ये हमारी फर्स्ट फिंगर है। फर्स्ट फिंगर का मतलब वायु, ये वायु है और ये अग्नि है। अगर हमने, अच्छा ये बताओ, हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो कब ज्यादा होते हैं? विचार जब सुबह उठते हो एकदम दिमाग चल जाता है, एक दिन पहले की बातें तुरंत घूमने लग जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फिर फ्रेश होते हैं, फिर मंजन करते हैं, फिर नाश्ते की तरफ जाते हैं, उस समय तक क्या हो जाती है? शांत हो जाता है। क्यों? सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपका वात बढ़ा हुआ होता है। वात मतलब वायु, वायु आपकी बढ़ी हुई होती है। तो वो क्या करती है? आपके मस्तिष्क को ब्लड सर्कुलेशन तेज पहुंचाना शुरू करती है। तो जैसे ही वात बढ़ता है तो आपका मस्तिष्क तेज हो जाता है। तेज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है। अगर तुम वात को कंट्रोल कर दो तो विचार कंट्रोल हो जाए। और वात मतलब फर्स्ट फिंगर, वायु, इसको हमने अंगूठे के साथ बांध दिया। अब वायु होगी कंट्रोल, अब तुम्हें कोई विचार नहीं आएगा। इसलिए इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। क्या कहते हैं? ध्यान मुद्रा। लोगों को जो ध्यान लगता है वो इसी मुद्रा के द्वारा लगता है। क्यों? क्योंकि विचार बांध दिए, अब विचार नहीं है। अब विचार नहीं है तो आप आराम से बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो कक्षा आज मैंने रखी है, प्राणायाम तो विस्तृत जानकारी है, बहुत बड़ा विज्ञान है। अब 1 घंटा हमारे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अभ्यास अच्छे से करा पाऊं, क्योंकि ज्ञान अगर हम आपके ऊपर बिखेरने बैठ गए तो 3-4 घंटे भी बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमें सीखना है मूल बंद। मूल का मतलब होता है हमारा नाभि से नीचे का एरिया। जिन किसी को भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी भी तरह का मन का चंचलपन की समस्या होती है, जैसे बच्चों की शिकायत होती है माँ बाप को कि कंसंट्रेशन पावर इसकी अच्छी नहीं है, वो मूल बंद के अभ्यास से ठीक हो जाती है। मैं प्राणायाम में जाने से पहले आपको 3 आसन ऐसे बताना चाहता हूं। उन 3 आसनों में बैठ के ही प्राणायाम किए जाते हैं और कोई चौथा प्राणायाम आसन नहीं होता। सबसे अच्छा आसन प्राणायाम के लिए माना जाता है पद्मासन। क्या माना जाता है? प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। कैसे करते हैं? पहले एक पैर ऐसे रखते हैं थाई के ऊपर, फिर दूसरा पैर ऐसे रखते हैं थाई के ऊपर, और इस तरह से आप बैठेंगे। जो लगा सकते हैं और कोशिश करो, जो लगा सकते हैं एक बार कोशिश करो सभी। पहले एक पैर चढ़ाओ, फिर दूसरा पैर चढ़ाओ। हाँ, काफी लोगों ने लगा लिया। जिन लोगों ने लगा लिया बहुत बढ़िया। खन्ना साहब ने लगा लिया बढ़िया से। आपको नहीं लगता? अच्छा हाँ, घुटने में थोड़ी दिक्कत है। मैं कागज पे लिख के देना चाहता हूं, जितने लोग पद्मासन कर लेंगे उनको लाइफ टाइम घुटनों में दर्द नहीं होगा। आपने प्रतिदिन जब भी पूजा पाठ करने जाते हो, ऐसे तो आप सब योगी हो, प्राणायाम करने आते ही है, आसन योगा करने आते हैं आप सब, जितने भी लोग पद्मासन लगाएंगे 5 मिनट के लिए, उनके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे। ये घुटनों को स्वस्थ करने वाला प्राणायाम है। आज हमारे घरों में देख लो, हर एक व्यक्ति, परिवार के अंदर एक व्यक्ति तो जरूर मिल जाएगा जिनके घुटने खत्म है। घुटने खत्म क्यों हैं? खड़े होकर पानी पीते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं। हमारी माताओं बहनों को घुटने की समस्या ज्यादा क्यों है? इनके फैशन ने इनको मार दिया। ये जो खड़े होके खाना बनाना, खड़े होके कपड़े धोना, खड़े होके बर्तन धोना, खड़े होके सब कुछ करना, तो उसी वजह से ही घुटने जवाब देंगे। तो आपको क्या चाहिए कि घुटनों पर ज्यादा प्रेशर ना देके थोड़ा बैठ के भी काम करो। अब उस बेचारे से कितना काम लोगे? तुम काम ही काम लिए जा रहे हो, और तुम्हारा काम तो सुबह से शाम तक होता है। तो आप थोड़ा सा घुटनों के बारे में सोच के बैठ के थोड़ा काम करिए, और नहीं तो पद्मासन का अभ्यास डेली करना है। तो पहला आसन कौन सा होता है? पद्मासन। इस आसन में क्यों इसको सबसे अच्छा माना जाता है?
क्योंकि प्राणायाम करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो प्राणायाम का प्रभाव आपको मिलेगा, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो प्राणायाम का प्रभाव आपको कम मिलेगा। और पद्मासन में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी नेचुरली सीधी रहती है, आप झुक के बैठ ही नहीं सकते, आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम बोला गया है, सॉरी आसन बोला गया है। किसके लिए? प्राणायाम करने के लिए। अब दूसरा प्राणायाम कौन सा है, दूसरा आसन कौन सा है? वो है सिद्धासन। हमारा जो मूत्र द्वार होता है और हमारा एनस होता है, मूत्र द्वार और एनस को जोड़ने वाली एक नली होती है। इतना गैप होता है दोनों के बीच में, अगर आप कभी चेक करो ना तो फर्स्ट फिंगर होती है हमारी, इतना गैप होता है एनस और मूत्र द्वार के बीच में। और कमाल की बात है कि परमात्मा ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है और वैज्ञानिक बनाया है कि जो आपकी एड़ी की गोलाई है, अगर हम एड़ी की गोलाई को सीधा कर दें तो वो फर्स्ट फिंगर जितनी ही चौड़ी है। तो तीनों चीजें बराबर हैं, एक ये दो और एनस और मूत्र द्वार के बीच की जगह। वो जो नाड़ी होती है सबसे चंचल होती है हमारे पूरे शरीर में। आपके मन में जो तरह तरह के विचार उठते हैं ना, वो उसी नाड़ी में ब्लड के सर्कुलेशन तेज होने की वजह से उठते हैं। सबसे तेज जो विचार होते हैं वो कामुक विचार होते हैं, वासनाओं के जो विचार होते हैं वो सबसे तेज होते हैं, उन पर नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों? वो नाड़ी बिल्कुल किसके नजदीक है? हमारे मूत्र द्वार के, जहां से कामुकता के जितने भी प्रयास हैं वो सब होते हैं। तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से काम, कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, सबसे पहले कौन है? काम। काम का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं सारी आपकी यहीं से पैदा होती हैं, उसी नाड़ी से पैदा होती हैं। तो हमारे सिद्धों ने क्या किया? उस नाड़ी को ही दबा दिया कि अब तू दबी रहे, ब्लड का सर्कुलेशन होगा नहीं ज्यादा तेज, विचार आने बंद। अब वो कैसे करते हैं? आपका मूत्र द्वार है और एनस है, लेफ्ट पैर की एड़ी बिल्कुल मूत्र द्वार के नीचे रख दो, लेफ्ट पैर की एड़ी मूत्र द्वार के नीचे रख दो और दूसरी एड़ी को उसके ऊपर रख दो। दूसरी एड़ी पहली वाली एड़ी के ऊपर रहेगी। और अगर दिक्कत आए तो हल्का सा ऊपर उठ के आप बैठ भी सकते हो एड़ी के ऊपर। बस एन अपने मूत्र द्वार के नीचे रख दो, वो अपने आप सेट हो जाएगी। इस आसन में बैठते ही शांत, कोई विचार आपको परेशान नहीं करेगा, रिलैक्स हो जाओगे। इसलिए इसे कहते हैं सिद्ध आसन। जिसके भी मन में ज्यादा कामुक विचार आते हैं या बहुत ज्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, ये कर लूं मैं, वो कर लूं मैं, ऐसे कर लूं मैं, वैसे कर लूं, परेशान होते हैं जो लोग, वो इस आसन का अभ्यास करें तो वो रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे और आनंदित रहेंगे। अगर आपको एड़ी रखने में दिक्कत आती है तो एक स्पंज बॉल आती है पीले कलर की, ऐसे दबती है, जो स्माइली लगा होता है, वो बॉल आप नीचे रख दो और आराम से उसके ऊपर बैठ जाओ, प्राणायाम करो, तब भी आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। देखिए हम विश्वगुरु क्यों थे? इसीलिए थे कि हमने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ निकाली जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जिस समय भारत में वेद पढ़ाए जाते थे वो लोग रोटी रोटी के लिए एक दूसरे को मारा काटा करते थे। तो हम लोग बड़ी उच्च सभ्यता के लोग हैं, हमें अपनी सभ्यता के गुणगान भी गाने चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये दूसरा आसन है प्राणायाम करने के लिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और तीसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन तो आप सबको पता होगा। अच्छा, वज्रासन करने का सही तरीका क्या होता है ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। पीछे पैर का जो अंगूठा होता है, एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा होना चाहिए, तब जाके वज्रासन सही होता है। ये तीसरा आसन है जिसमें आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तीन आसन में से कोई भी आसन जो भी आपको आसान लगे। एक चौथा है जिसमें आप बैठ के करते हो। अगर आपसे ये तीनों नहीं होते तो फिर आप आराम से कैसे बैठोगे? सुखासन में। ये आराम से बैठा है सुखासन। मैं चाहता हूं कि आप
योग के माध्यम से अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके जाओ। सिर्फ योगा ना कमर तोड़ना या कमर मोड़ना या मोटा पतला होना, ये नहीं है योगा। योगा है संयम। आपके खाने पर, सबसे पहले खाने पर संयम है, दूसरा आपके शरीर पर, तीसरा आपकी इच्छाओं पर। ये तीन चीजों पे नियंत्रण यदि आपने कर लिया तो आपसे ज्यादा सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि परेशान कौन है? जिसने 1 लाख कमा लिए, 2 लाख कमाने के लिए घूम रहा है। 1 लाख तो कमा लिए, उसको एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन 2 लाख कमाने के पीछे पागल हो रखा है। ना रोटी खाने की। एक दिन मैं एक ज्वेलर से मिलने गया, मेरा मित्र था, तो दोपहर का टाइम था, 4:30 बज रहे थे। दोपहर तो 2 बजे होती है ना, उसकी दोपहर 4:30 बजे होती है। अब ज्वेलर है, साथ में प्रॉपर्टी डीलर, दोनों हाथ में लड्डू। यहां से ज्वेलरी का पैसा आ रहा है, यहां से प्रॉपर्टी डीलिंग का पैसा आ रहा है, लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं है। खाना इतने गंदे तरीके से खा रहा था, मैंने कहा इसको खाना खाने से पहले, मैंने कहा ये पैसे क्या साथ ले जाएगा ऊपर? इतना जो तूने इकट्ठा कर लिया पैसा, तेरे पास 5 मिनट नहीं है कि तू आराम से खाना खा ले। एक हाथ में फोन है, एक हाथ में मुंह में, आधी रोटी नीचे है, आधी रोटी मुंह में। कई लोग बड़े गलत तरीके से अपना जीवन जीते हैं। ना कपड़े पहनने का सेंस, ना खाना खाने का सेंस, ना सोने का सेंस, कोई नियंत्रण नहीं है शरीर पर, ना ही इच्छाओं पर नियंत्रण है। बस पता नहीं क्या हुआ जा रहा है, बेहोशी में घूमे जा रहे हैं अपने आप ही। बेहोश है हम लोग। हम प्राणायाम से उस बेहोशी को खत्म कर सकते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो 3 आसन आपको समझ में आ गए। ये 3 में से कोई सा भी एक आसन आप देख सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रण है। अब हम करेंगे नियंत्रण के लिए बंधों का अभ्यास। मूल बंध। जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, मैंने पहले बताया आपको कि वो मूल से पैदा होती हैं, नीचे से पैदा होती हैं। ये जो मूल बंध आपने सुना है कभी? मूल बंध। हाँ, बंध कितने होते हैं? सॉरी, बंध तो बोल रहा हूं मैं। मूलाधार चक्र। चक्र सुना है आपने? मूलाधार चक्र। जिन लोगों को पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती, उनका मूलाधार चक्र कमजोर होता है। महिलाओं को और पुरुषों को हमेशा लाल रंग के ही अंडरवियर पहनने चाहिए ज्यादातर। इससे वो चार्ज रहते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ी रहती है। आप पहलवानों को देखो, कई बार पहलवान बेचारों को भी नहीं पता होगा कि लाल रंग का लंगोट क्यों पहनते हैं। उसका लेकिन रीजन है, जो मूलाधार चक्र है उसका कलर लाल है। क्या रंग है? लाल। तो मूलाधार चक्र हमारा एनएस और मूत्र द्वार के आसपास होता है। मूत्र द्वार से ऊपर 4 उंगल ऊपर और 3 उंगल नाभि से नीचे। तो अगर आप उसको लाल रंग से लपेटे रखो तो वो चार्ज होता रहेगा। चार्ज होता रहेगा तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो बहुत ताकतवर बना रहेगा। कई लोगों को रिश्ते निभाना नहीं आते, कई लोगों को पैसा कमाना नहीं आता, कई लोगों को संपत्ति इकट्ठा करना नहीं आती, कई लोगों को संपत्ति का प्रयोग करना नहीं आता, कई लोगों को संसार में जीना ही नहीं आता। मैं सही बताऊं तो आपको, वो जो गड़बड़े होती है ना, पैसा कमाने से लेके संपत्ति इकट्ठी करने तक, वो सारी मूलाधार चक्र के गड़बड़ होने की वजह से होती है। आप कई ढूंढो ऐसे लोग निकम्मे होंगे, उनसे बोलो भाई कमा ले, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। आप भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जानते होंगे जो भयंकर आलसी होते हैं। जो आदमी भयंकर आलसी होते हैं, महिलाएं आलसी कम होती हैं, पुरुष आलसी ज्यादा होते हैं। अगर पुरुष में आलसपन ज्यादा है तो समझ जाओ उसका मूलाधार चक्र बहुत कमजोर है। अगर वो पुरुष प्रतिदिन मूलाधार चक्र पर काम करे, उसका आलस खत्म हो जाता है और वो एनर्जाइज हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसका सबसे पहला तरीका यही है कि हमें लाल रंग का ही कुछ अंडरवेयर टाइप पहनना चाहिए, ताकि मूलाधार चक्र हमारा बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहे। तो चलिए, वो तो एक बहुत छोटी सी बात है, ये तो आप कर भी सकते हैं और बड़ा आसान है। तो हमें क्या करना है? मूल बंध का अभ्यास करना है। सबसे पहले कैसे करेंगे? अपना ध्यान मुद्रा लगाओ, सुखासन में बैठो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता।
ऐसे लोग होंगे जो बेचारे, बड़े बेचारे कहूंगा मैं उनको, कि यूरिन आते ही निकल जाता है, थोड़ी देर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे पुरुष भी होते हैं, जब संभोग का समय आता है तो बस तुरंत खत्म। ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको संभोग की इच्छा नहीं होती। उन सब का ये जो एनस होता है ये बहुत कमजोर होता है, मूत्र द्वार की नसें बहुत कमजोर होती हैं। तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए, यूरिन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कैसे करते हैं? लंबी सांस भरेंगे, एनस और मूत्र द्वार को अंदर की ओर खींचो। अब आपने ऐसे रोक के रखना है अपने आप को। दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप सिंपल इसको ऊपर खींच के रखो, आपने सांस होल्ड करके रखी हुई है, आप अभ्यासी हो, सांस बाहर नहीं निकलेगी आपकी। अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे अभ्यासी नहीं हो, सांस आपकी बाहर निकल सकती है, तो आप ठोड़ी को यहां लगा लो, तो सांस लॉक हो गई, कुंभक कर दिया आपने। तो आप अगर अपने चेहरे पर कांति चाहते हो, छोड़ दो, पहले मैं पूछ लूं, समझ आ गया सबको? क्या करना है आपने? पहले सांस भरनी है, फिर एनएस को ऊपर की ओर खींचना है, मूत्र द्वार को अंदर की ओर खींचना है, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप, ठोड़ी को कनकूब से लगा देना, ऐसे रुक जाएगा। जितनी देर आपने सांस को रोक के रख सकते हो रोक के रखो। फिर धीरे धीरे क्या करोगे? पहले एनएस छोड़ोगे, फिर मूत्र द्वार को छोड़ोगे, फिर गर्दन सीधी करोगे, फिर नाक से सांस बाहर छोड़ दोगे। चलो सभी एक बार अभ्यास करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए, नंबर 1, लंबी सांस भरो, एनएस को खींचो ऊपर, मूत्र द्वार को खींचो अंदर, ठोड़ी लगा दो, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सीधी, एनएस छोड़ो, मूत्र द्वार छोड़ो, सांस छोड़ दो धीरे धीरे। सांस सबसे पहले ली थी, सबसे लास्ट में छोड़ेंगे, ये नियम है। अगला, उद्यान बंद। उद्यान बंद में कहते हैं कि ये प्राणायाम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु पर विजय पा लेता है। ये तीनों बंद मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये तीनों बंद मृत्यु पर विजय पाने वाले बंद हैं। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करो तो मृत्यु आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे योगी कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि जहां पर योगियों ने अभ्यास किया है और वो ये बात लिख कर गए हैं, बता कर गए हैं। उद्यान बंद, उद्यान बंद कैसे करेंगे? लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर चिपका देंगे कमर के साथ, दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे रखने और पूरे पेट को अंदर दबा देना है। किसके साथ? कमर के साथ। पूरा चिपका दो, ढंग से चिपका दो, पेट चिपक जाना चाहिए पूरा, हाथनियां बाहर आ जानी चाहिए। जितनी देर रोक सको बाहर रोको, उसके बाद रिलैक्स होके आराम से सांस बाहर भरो। दोबारा लंबी सांस भरो, पूरा बाहर निकाल लो, पूरा बाहर, एकदम पूरा मुंह से भी निकाल लो और पेट को चिपका दो अंदर। मृत्यु नहीं आनी चाहिए हमारे पास, जब हम चाहें तब आए। ये अभ्यास होता है बंधों का। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम प्राण छोड़ोगे, मृत्यु के चाहने पर तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे कभी। अगर आप प्रतिदिन बंधों का अभ्यास करते हो तो आपके आसपास भी बीमारियां नहीं टपकेंगी और आपका शरीर ताकतवर रहेगा। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? लंबी सांस भरनी है, पूरा बाहर निकालना है, लास्ट में थोड़ा सा मुंह से भी निकालते हैं जो बचा कुचा होता है। फिर कमर सीधी करके पेट को अंदर खींच दो, पूरा खींच दो अच्छे से और वापस रिलैक्स हो जाओ। ये दूसरा बंद है मौत को दूर रखने वाला। और मौत को विजय पाने वाला बंद तीसरा कौन सा है? जालंधर बंद। अच्छा, मौत कब आती है? जब सांस बाहर निकल जाती है। हम तो पहले निकाल के बैठे हैं, तेरे बस की हो तो आजा। हम तो सांस पहले ही बाहर निकाल के बैठे हैं, अगर तेरे बस की हो तो आजा। ऐसा अभ्यास। अब कोई कहता है कि मैं तेरे से ये चीज ले लूंगा, हमें डर लग जाता है कि अब मेरी चीज जाने वाली है। हमने ही कह दी ये ले जा,
हमने ही कह दी जा ले जा, अब कहेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें हराना चाहता है। तुमने कहा जा, हमने तो पहले दे दी। अच्छा, कौन सा व्यक्ति जिसको हम हरा नहीं सकते, बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम हरा नहीं सकते? परमात्मा मत बोलना, तो परमात्मा को व्यक्ति थोड़ी है। बताओ, वो जो जीतना ही नहीं चाहता, जो जीतना ही नहीं चाहता उसको कैसे हराओगे? वो कहेगा मैं जीतना नहीं चाहता, बात ही खत्म, है कि नहीं? तो हमने तो प्राण पहले निकाल दिए और हमारा इतना अभ्यास हो गया कि हम बिना प्राण के ही जिंदा हैं। सांस हमने बाहर निकाल दी, 30 सेकंड के लिए तो कम से कम हम जिंदा हैं बिना प्राणों के। अब वो 30 सेकंड आगे जाके 1 मिनट बनेंगे, फिर 2 मिनट बनेंगे, फिर 5 मिनट बनेंगे, फिर 10 मिनट बनेंगे, फिर ऐसे कर करके आधा घंटा बनेगा, 1 घंटा बनेगा, और आप बिना सांस लिए ही जिंदा रहने के अभ्यासी हो जाओगे तो मृत्यु आपके आसपास भटकेगी भी नहीं। तो कैसे करना अभ्यास? जालंधर बंद का, लंबी सांस भरेंगे, गर्दन को ठोड़ी के साथ लगा लेंगे, रोक के रखो सांस को अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सीधी, नाक से सांस बाहर छोड़ दो। धीरे धीरे अभ्यास कराना है। एक दिन में शुरुआती में कितने प्राणायाम करने चाहिए? 16 का अभ्यास होना चाहिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाकर वो 32 हो जाना चाहिए, फिर तीसरी बार में 80 हो जाने चाहिए, फिर चौथी बार में 360। आप एक बार में 360 बार एक प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आसन कब सिद्ध होता है? अब जैसे मान लो आप ऐसे मैं मान लो ऐसे बैठा हूं, मैं जनरली सीधा आसन में बैठता हूं, तो अगर हम इस आसन में बैठते हैं, कोई भी आसन हमारा कितने घंटे में सिद्ध हो जाता है? अगर आप किसी भी आसन में लगातार 3 घंटे बैठे हो तो वो आसन आपका सिद्ध हो गया। जीवन में ना एक काम करना, एक आसन और एक प्राणायाम कम से कम सिद्ध कर लेना। एक आसन और एक प्राणायाम, सारे तो नहीं कर सकते, तो सारे तो हम इतना अभ्यासी है नहीं, तो कम से कम एक आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम 3 घंटे तक बैठ सको, और एक प्राणायाम ऐसा होना चाहिए जिसको तुम कम से कम एक बारी में 360 बार कर सको। 360 बार कैसे? अब जैसे कपालभाति है, ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्यों? 360 बार करना बड़ा आसान है, 360 बार करना बड़ा आसान है। लेकिन अनुलोम विलोम को 360 बार करना थोड़ा सा इससे ज्यादा मुश्किल है। और जालंधर बंद और उद्यान बंद का अभ्यास 360 बार और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने ये प्राणायाम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम इन मुश्किल प्राणायामों को सिद्ध कर लोगे तो तुम्हारा शरीर औरों के कंपैरिजन में ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएगा। तो आप एक प्राणायाम के पीछे पड़ जाओगे, भाई मेरे को इसको सिद्ध करना है, वो सिद्ध कर लेना, उसके बाद जो आपका मन करेगा वैसा होगा आपके साथ। ठीक है? तो तीनों बंद समझ में आ गया आपको, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। जालंधर बंद से क्या लाभ होता है हमें? हमारे लंग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होती हैं, जिनको सांस फूलने की दिक्कत होती है वो ठीक होती है, जिनको हांफने की दिक्कत होती है वो ठीक होती है, जिनके शरीर कमजोर होते हैं उनका शरीर ताकतवर वज्र की तरह, लोहे की तरह हो जाता है। उद्यान का मैंने आपको बता दिया था, पेट की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। एक होता है महाबंध। महाबंध में क्या होता है? तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। कैसे? लंबी सांस भरेंगे, एनएस को खींचो ऊपर की ओर, मूत्र द्वार को अंदर की ओर, पेट को अंदर खींच दो और ठोडी को लगा दो गर्दन के साथ। अब तीनों बंद एक साथ लगा रखे हमने। गर्दन सीधी करो, धीरे धीरे बाहर निकाल दो। दोबारा बता रहा हूं, महाबंद का मतलब महाबंद। अगर तुम तीनों के आपके पास समय नहीं है अलग अलग करने का, तो एक ही लगा लो और इसी को सिद्ध कर लो, महाबंद को ही। कैसे करना है? लंबी सांस भरनी है, मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है, तीनों को एक साथ लगा लो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सुबह ही करना है, आपको खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो गए, आप अभ्यास कर सकते हो।
खाना खाने से 1 घंटा पहले कर सकते हो प्राणायाम का अभ्यास। अच्छा, ऐसे प्राणायाम भी हैं। आज जो आए हो, तो मैं तुम्हारे टाइम की बड़ी वैल्यू समझता हूं। आज आप आए हो तो मैं आज आपको ऐसी चीज भी सिखा के भेजता हूं जो आपके बड़े काम की है। नंबर 1, आपको कोई भी आसन कर रहे हो ना, कोई भी आसन, हर आसन में मूलबंध लगाओ। आपने सर्वांग आसन कर रखा है, मूलबंध लगा के रखो। आपने हलासन कर रखा है, मूलबंध लगा के रखो। क्योंकि शक्ति जो शरीर के अंदर है ना, वो रुकेगी मूलबंध से ही। क्योंकि हमारी शक्ति 2 तरीकों से हमारे से बाहर निकलती है, 3 तरीकों से, सॉरी। नंबर 1, बोलने से। आप जितना ज्यादा बोलोगे, आपकी एनर्जी उतनी कम होती रहेगी। आप थका थका महसूस करोगे, मरा मरा महसूस करोगे। आपको कोई काम करने के लिए कह दो, आपको मौत आ जाएगी। क्यों? बोलते बहुत ज्यादा हो ना। दूसरा, राइट हैंड से। राइट हैंड से निकलती रहती है एनर्जी हमारी। तो राइट हैंड को रोकने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, अपना सारा काम राइट हैंड से करते हैं, तो उनकी एनर्जी सीधे हाथ से बाहर निकलती रहती है। तो कैसे रोकनी है वो भी समझ लो। अब बोलने के लिए तो तुम्हें पता ही है कैसे रुकेगी। कम बोलो। जितना कम बोलता है ना व्यक्ति, उतना लंबा जीता है, उतना स्वस्थ रहता है और थोड़ी सी विपत्तियों से भी बचा रहता है। अगर जितना कम बोलोगे ना, उतनी समस्याएं कम होंगी। तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना फंसोगे। अब बेचारी द्रौपदी ने इतना ही बोला था, अंधे का बेटा अंधा, पूरा वंश सर्वनाश हो गया। महिलाओं को तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए। पुरुष तो फिर भी नियंत्रित रखते हैं, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। महिलाएं को जो भी आता है मुंह में बोल देती हैं, तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसलिए उनको कॉन्सेंट्रेट होकर बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूं। ये नहीं कि कुछ ही बोल लो, सबसे पहले तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो चलो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एक टॉपिक को शुरू होता हूं ना, फिर 10-15 मिनट हो जाते हैं उसको। तो राइट हैंड से खत्म होती है। अब राइट हैंड से कैसे रोकेंगे? अगर सदा जवान रहना है, ये मसाज जरूर करना डेली। और कमाल की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे तरीके निकाले कि किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर से ही शरीर को ठीक कर लेंगे। ये आपकी कलाई है और यह आपकी कोहनी है, इसका बिल्कुल मिडल, ये सेंटर पार्ट, इस पर आपने अंगूठा रखना है और ऐसे मसाज करनी है। आपके सीधे हाथ से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो नहीं निकलेगी और आपके शरीर 100 वर्षों तक ताकतवर रहेगा। इसलिए एक्यूप्रेशर की किताबों में इस पॉइंट को लिखा जाता है सबसे बड़े बड़े अक्षरों में, सदा जवान रखने वाला पॉइंट। कोई सी बड़ी से बड़ी एक्यूप्रेशर की किताब निकाल लो, उस एक्यूप्रेशर की किताब में इस पॉइंट की बड़ी महिमा बताई जाती है कि ये पॉइंट जो है क्या रखने वाला है, सदा जवान रखने वाला पॉइंट है। विनय जी बड़ी खुश हो रही है, आज तो मेरे को बता दिया। अब तो मैं कम से कम 100 साल तक तो आराम से चल। हाँ, तो सदा जवान रखने वाला पॉइंट, देखो फ्री का काम है, कुछ नहीं करना। अब तीसरा, हमारी एनर्जी कहां से निकलती है? नीचे से। वो तो यूरिन के थ्रू भी निकल जाती है, प्रोटीन निकलता है लोगों का, विटामिन निकलता है, और संभोग के समय तो निकलती है। तो वो एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखोगे तो इन चीजों में कम लिप्त होगे, कम लिप्त होगे तो आपकी ऊर्जा बची हुई रहेगी। तो नेक्स्ट, ये 3 प्राणायाम हो गए हमारे, बंद हो गए। ये तो है मौत पर नियंत्रण करने वाले अभ्यास। अब हम चलते हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम शास्त्रों में सिर्फ 2 ही बताए हैं, अंतः प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम। अंतः प्राणायाम का मतलब लंबी सांस भरनी है और ठोड़ी को कनकुब से लगा देना है। जितनी देर आप लगा के रखो, लगा के रखो। हाँ बिल्कुल राइट। जालंधर बंद और अंतः प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है। वापस छोड़ दो गर्दन। जिनको सर्वाइकल है उनको नहीं करना, सर्वाइकल वालों को गर्दन आगे नहीं झुकानी, उनको सिंपल सामने बैठ के ही करना है।
सामने बैठ के ही देखते हुए अभ्यास को करना है। ये प्राणायाम आपकी फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम है। जिस व्यक्ति के फेफड़े बहुत अच्छे हैं वही व्यक्ति वाक्य में स्वस्थ है, इसके फेफड़े अच्छे हैं। क्योंकि हमारी पूरी शरीर की जो एनर्जी है ना वो फेफड़ों से ही हमारे को मिलती है। अब सांस जो आप लेते हो छोड़ते हो फेफड़ों के द्वारा करते हो, और फेफड़ों को सबसे ज्यादा फायदा होता है प्राणायाम से, ये ध्यान रख लेना। फेफड़े पहले नंबर पर आते हैं ऑर्गन्स में जिनको प्राणायाम से सबसे ज्यादा फायदा होता है। और मैं अगर ये कहूं कि फेफड़ों को ही ठीक करने के लिए प्राणायाम का जन्म हुआ है तो गलत नहीं होगी। फेफड़ों को ही ठीक रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ के निकाला, क्योंकि जिसके फेफड़े मजबूत हैं बहुत बढ़िया से। अब कोरोना में क्या गए थे? लंग्स ही गए थे सबके, सबसे ज्यादा अटैक लंग्स पर ही हुआ था, तभी तो लोग बच नहीं पाए। कहीं और होता, पेट पर होता, जैसे आजकल पेट पे अटैक है। आजकल एक ऐसा वायरस घूम रहा पानी में जो पेट खराब कर रहा है आपके, तरह तरह के पेट की बीमारियां हो रही हैं, लोग डर रहे हैं। डरना वाजिब भी है, बस पानी उबाल के पियो। लाइफ में एक बात मेरी याद रखना, बिना उबला हुआ पानी मत पीना जब तक जिंदा हो और एनसीआर में रह रहे हो। हाँ, पहाड़ों में तो पी सकते हो एज इट इज पानी, लेकिन यहाँ पे जो एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, चाहे तुम कितना ही अच्छा आरओ लगा लो, कितना ही अच्छा तुम प्यूरिफायर लगा लो, ये तो वैसे भी फेल है। आरओ प्यूरिफायर तो वैसे ही फेल है। ये तो बेचारी हमारी गवर्नमेंट अंधी गवर्नमेंट है, इनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, तो ये परोसे जा रहे हैं हमें। अदरवाइज पानी को शुद्ध पीने का एक ही तरीका है, वो है कि जो आपकी टूटी है जहां से पानी आता है सप्लाई का, उस पर 7 कपड़े बांधो। उन 7 कपड़ों से जो पानी छन के बाहर आएगा उसको आप फिर उबलने रख दो। हमारी माताएं बहनें अगर अपना आलस छोड़ देना तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। ये इतनी आलसी हैं, इतनी आलसी हैं। आटा सुबह गूंदेंगी, उनको फ्रिज में रख देंगी और फ्रिज से निकाल निकाल के रोटी खिलाएंगी। सब्जी एक बार सुबह बना देंगी, उनको फ्रिज में डाल देंगी, फ्रिज में निकाल निकाल के हमें खिलाएंगी। दूध को एक बार ले आएंगी, गर्म करेंगी, फ्रिज में रख देंगी, निकालेंगी, उनको पिलाएंगी। आप अच्छा दूध की तो बात ही मत करो, दूध तो पीने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधी बैठो आराम से। सबसे पहले हमें फ्रिज को निकाल के नहीं फेंकना, हमें उतना ही सामान लेना है जितना हमें प्रयोग करना है। अब देखो कितना अच्छा, मतलब जो बात अच्छी होती है ना वो आगे अच्छी से अच्छी जुड़ती जाती है। अब तुम देखो, पहले एक टाइम मंडी जाते हो चल चल के, अब तुम्हें 3 टाइम मंडी जाना है चल चल के। कितना ज्यादा आपकी वर्कआउट होगा, पतले हो जाओगे, पेट कम हो जाएगा। पूरे दिन घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और तुम्हें कोई काम नहीं है। चलो हम भी ज्यादा नहीं जाते, वो फिर ना लंबा विषय हो जाएगा। इन महिलाओं से तो कोई जीत पाया आज तक। इलाज में मेरे को हरा देंगे कि दूध फट गया हमारा, सब्जी खराब हो गई, आटा खराब हो गया है भाई। चलो अब सर्दियां आ रही है, मत यूज करना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन से कहां पर थे हम? अंतः प्राणायाम। तो अंतः प्राणायाम हमारा आयु को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। एक है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? लंबी सांस को भरा, पूरा बाहर निकाल दिया और बची कुची सांस मुंह से निकाल दी और रोक दिया। इसमें उद्यान बल लगाने की जरूरत नहीं है। जो बाह्य प्राणायाम है, अंतः प्राणायाम से आधा समय ही रोक पाओगे आप। अगर मान लो अंतः प्राणायाम आप 1 मिनट रोक पा रहे हो तो बाह्य प्राणायाम आप 30 सेकंड ही होल्ड कर पाओगे। बाह्य प्राणायाम आप आधे समय ही होल्ड कर पाओगे। ये बेहद ही लाभकारी प्राणायाम है। उद्यान बंद इसमें लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। मैं उसी सीरीज के साथ करा रहा हूं प्राणायाम जिस सीरीज के साथ डेली अभ्यास करना है। सबसे पहले किन का अभ्यास करना है? बंधों का। बंधों के बाद अंतः प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम। अब हम शुरू करेंगे अपने क्रिया प्राणायाम। अब तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आ गई? श्वास रोकने के वजह से तो बीपी वाले का, हाँ, बीपी वालों को श्वास नहीं रोकनी। बीपी वालों को सांस नहीं रोकनी होती, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी सांस नहीं रोकनी। जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है
बाल बड़ा हुआ है या छेद है। हृदय की समस्याएं किसी भी तरह की हो, आपको सांस नहीं रोकना। और जिनका बीपी हाई रहता है उनको सांस नहीं रोकना। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कोई क्वेश्चन? जब महाबंध लगाया था, पेट पे लगाया तो सांस भर के जाता है, सांस छोड़ के पेट अंदर सांस छोड़ के ज्यादा जाता है, लेकिन महाबंध में ना बस आपका खिंचाव महसूस होगा आपको, वो कमर के साथ चिपकेगी नहीं। क्योंकि अगर हम सांस छोड़ते हैं तो ना हमारा जालंधर बंध सिद्ध होता है ना हमारा मूल बंध सिद्ध होता है, तो उसमें कम से कम 2 बंध सिद्ध होते हैं। इसमें हम पेट को अंदर खींच के रख सकते हैं। तो महाबंध में ये थोड़ी सी समस्या लोगों को रहती है। चलिए, ये प्राणायाम में अब तक कोई डाउट? अगला हम शुरू करते हैं अपने क्रिया प्राणायाम। बस अब फटाफट हम अपने प्राणायाम को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले वाइब्रेटिंग प्राणायाम किए जाते हैं। वाइब्रेटिंग प्राणायाम मतलब जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा, पहले मैं बताऊं प्राणायाम और क्रिया प्राणायाम में क्या अंतर होता है। प्राणायाम जैसे आपने प्राणायाम, प्राण मतलब समझ गया था, मैंने पहले समझा दिया था। आयाम मतलब होता है नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण। अभी मैं बात कर रहा हूं तो श्वास आ रही है और जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं है ना मेरा। लेकिन अभी क्या कर दिया मैंने? अभी मैंने नियंत्रण कर दिया, तो क्या हो गया? ये प्राणायाम। अब श्वासों पर मेरे नियंत्रण है कि नहीं है? मेरे श्वासों पर मेरा नियंत्रण है कि नहीं है? इस समय है ना। लेकिन साथ में मैं क्या कर रहा हूं? क्रिया भी कर रहा हूं। तो इनको कहते हैं क्रिया प्राणायाम। कई किताबों में इनको सिर्फ क्रियाएं बोला जाता है। ये क्रियाएं हैं, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तो सिर्फ अंत और ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्योंकि श्वासों का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए हम इनको साथ में प्राणायाम भी बोल लेते हैं कि क्रिया प्राणायाम है। सबसे पहले अगर आपको इससे ऊपर के अंगों को स्वस्थ रखना है तो प्रतिदिन भस्त्रिका करना पड़ेगा। भस्त्रिका की महिमा तो मैं क्या गाऊं आपको। भस्त्रिका डेली आपकी गंदगी को बाहर निकालता है नाक से। अगर इस एरिया को आपने प्यूरिफाई रखना है हमेशा, इंक्लूडिंग लंग्स, तो आपको भस्त्रिका करना पड़ेगा। चलो ऊपर सांस भरो और पूरी फोर्स के साथ छोड़ दो। जिनको भी श्वास से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जिनको भी श्वास से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए भस्त्रिका का। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए भस्त्रिका का। भस्त्रिका का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता है, ध्यान देना। अगर तुम्हारे शरीर में आलस है, अगर तुम्हारे शरीर में आलस है तो अगर तुम्हारे शरीर में आलस है तो प्रतिदिन भस्त्रिका का अभ्यास करो। प्रतिदिन भस्त्रिका का अभ्यास करो, आलस दूर हो जाएगा। तो आप में से कई होंगे, अगर मैं पूछूं कि आलसी कौन कौन है, तो काफी हद तक लोग हाथ खड़ा कर लेंगे। उसमें पुरुष भी होंगे, पुरुष तो ज्यादा ही होते हैं आलसी, नेचुरली होते हैं। हाँ हाँ, नहीं, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कोशिश ये करना है आपने थोड़ी तो आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो नाक की मसल्स है ना, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो हमें अपनी मसल्स को भी कमजोर नहीं करना और प्राणायाम का भी खूब अभ्यास करना है। सबको भस्त्रिका समझ में आ गया? अब भस्त्रिका के बाद दूसरा वाइब्रेटिंग कपालभाति। अब कई लोग प्राणायाम बड़ा गलत करते हैं, वाला कैसे करेंगे? तेज। ये गलत है, इससे तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। सही तरीका क्या है? हल्का सांस भरा, पेट जितनी देर में अपने आप बाहर आता है उतना समय तो उसको देना ही पड़ेगा।
अगर आप उतना समय नहीं दे रहे हो, उससे ज़्यादा या कम दे रहे हो, तो ये प्राणायाम आपका सिद्ध नहीं होगा, गलत तरीके से आपको नुकसान होगा। फायदे की जगह आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो आपने कैसे करना है, आराम आराम से, बड़े शांत भाव से, आराम आराम से, ज़्यादा तो करना नहीं, 3 से 60 बार ही करना, आपको वैसे ही पूरा फायदा मिल जाएगा इससे। ये इकलौता प्राणायाम है जो मैं बता रहा था, तुम लोग आए हो तो तुम्हें एक अच्छी बात बता के भेजता हूँ। ये अकेला प्राणायाम है जो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ कर सकते हो। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप इस प्राणायाम को करते करते मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, अकेला प्राणायाम। क्योंकि जैसे जैसे आप चलते हो तो आपके पेट को कोई समस्या नहीं होती, आपका पेट फ्री होता है, आप अपने पेट को यूज़ कर सकते हो। कपालभाति का अभ्यास, आराम आराम से चलते रहो, मॉर्निंग वॉक करते रहो, कपालभाति करते रहो। तो अकेला प्राणायाम है जो मॉर्निंग वॉक के साथ किया जा सकता है, कपालभाति प्राणायाम। इसके साथ एक अभ्यास और कर सकते हो। क्या करो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, लंबी सांस भरो, सांस को रोक लो, 10 बार ओम का उच्चारण करो, ओम 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 ओम। 10 बार ओम बोल के छोड़ दो, पूरी सांस एकदम बाहर निकालो, फिर लंबी सांस भरो, फिर 10 बार ओम 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 ओम, छोड़ दो। आप ये अभ्यास भी चलते चलते कर सकते हो, इससे आपकी लंग्स की शक्ति बढ़ेगी, आपके चलने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि इन दोनों एरिया का हमारा कोई यूज़ नहीं होता चलने में, सिर्फ टांगे टांगे प्रयोग होती हैं, और हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पंपिंग करता है जब हम चलते हैं। तो हम अपने लंग्स का प्रयोग कर सकते हैं और अपने पेट का प्रयोग कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक करते करते। जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक से हमारे पास आए हैं आज तक, उन सब ने यही बोला है कि हमने अपना समय अब तक खराब किया है। मॉर्निंग वॉक एक समय तक ही आपको लाभ देती है, उसके बाद शरीर कुछ और मांगता है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध ही चाहिए होता है, लेकिन जब उसका शरीर बड़ा हो जाता है तो उसको दूध छोड़ के कुछ और चाहिए होता है, हरी सब्जियाँ, टमाटर, पनीर, जो भी चीज़ें हम खाते हैं। ऐसे ही मॉर्निंग वॉक एक समय होता है, उसके बाद फिर योगा की सख्त जरूरत होती है। तो जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको एक समय के बाद जल्दी से जल्दी योगा पे आ जाना चाहिए। तो कपालभाति का समझ में आ गया। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब होता है चमकना। तो जो लोग कपालभाति का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, उदासी, ये सब ठीक हो जाते हैं भस्त्रिका, ये कपालभाति का अभ्यास करने से। तो जिनको भी अपना ब्रेन बहुत एक्टिव करना है वो कपालभाति करें। और सूर्य केंद्र होता है नाभि से नीचे, जो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को जनरेट करता है या उसको कंट्रोल करता है, सूर्य केंद्र। अब जब आप प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करते हो तो वो सूर्य केंद्र एक्टिव होता है, तो आपकी नेचुरल भूख आती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बिना भूख के खाते हैं। अब 2 बजे की खा लो, 8 बजे की खा लो, तो वो जो खाना आप खा रहे होते हो वो आपके लिए जहर होता है। नेचुरल भूख पैदा करने का एक तो तरीका कपालभाति प्राणायाम है, दूसरा तरीका है आधा घंटा पहले फ्रूट खाओ। क्या खाना है, आधा किलो फ्रूट आधा घंटा पहले, ये नियम। अगर तुम्हारी नेचुरल भूख आ गई ना, फिर तुम्हें डायबिटीज बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। अभी तो डायबिटीज का पेशेंट क्या करता है, भूखा नहीं रहना, भूखा नहीं रहना, फटाफट खाता रहता है, बिना भूख के खाता रहता है, उसकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती। अगर तुम्हारी नेचुरल भूख आ जाए, जो बचपन में आती थी, मम्मी मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ ना तो शायद ही तुम्हें वो भूख याद रही होगी, पता नहीं वो भूख कहाँ गई, वो वाली भूख पता नहीं कहाँ गई। वो कहते थे चूहे कूद रहे हैं, वो वाला फील करा दो बस हमें एक बार, बड़ा आनंद आ जाएगा। वो मैं आज आपको 2 तरीके बता के जा रहा हूँ। अगर 2 बजे खाना खाते हो तो 1:30 बजे फ्रूट खाओ, फिर देखो आधे घंटे में कैसी भूख आती थी किसी। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन से तो शुरू ही हो जाएगी और डायबिटीज ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तरीका आपने अपनाना। कपालभाति हो गया,
अगला है अग्निसार, अग्नि, आग। ये दूसरा प्राणायाम है जो आपकी जठराग्नि को तीव्र करता है। जठराग्नि समझते हो? जठर की अग्नि जो खाने को पचाती है। कैसे करना है? लंबी सांस भरनी है, पूरा बाहर निकालना है, पूरा बाहर निकाल दो और पेट को चलाओ। पेट की मसल ऐसे चलेगी। आपका फैट, जो पेट का जो चर्बी होती है, जो कह सकते हैं कि हमारी बड़ी जिद्दी चर्बी होती है, वो अग्निसार से चली जाती है। आपको भूख बढ़ती है, डायबिटीज कंट्रोल होती है और आपका वेट भी बहुत जल्दी इससे कम होता है। आइडियली 2 से 3 किलो वजन ही कम होना चाहिए 1 महीने में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से पहले मैं आपको 2 अभ्यास बताना चाहूँगा, चंद्रवेदी और सूर्यवेदी, जिनका सूर्य स्वर चलता रहता है। सूर्य का मतलब हमारा राइट नोस्ट्रिल और चंद्र का मतलब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल। सूर्य अगर हम राइट से सांस ले रहे हैं तो गर्म हवा अंदर जाती है, अगर हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है। लेफ्ट को कहते हैं चंद्रमा और राइट को क्या कहते हैं? सूर्य। चलो थोड़ी देर पैर सीधे कर लो, हल्का हल्का ऐसे पैरों को याद रखो। हमारे पैर वैर सब कुछ जाम हो गए होंगे। मेरे को तो आदत है 2-3 घंटे क्लास लेने की, तुम्हें थोड़ी आदत है 3-3 घंटे बैठने की। हाँ भाई, थोड़ा घूम फिर लो, आराम से हाथ पर हिला लो, दोनों तरफ ऐसे बारी बारी हाथ रख लो, बारी बारी हाथ रख लो। बस छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ। 10 से 15 मिनट की क्लास हम हो रहा है हमारी। उसके बाद बस हम आपको पराठों की तरफ विस्तारित कर देंगे, क्योंकि आज तुम्हारा संडे है, तुम आज जरूर पराठे खाओगे। अब कई तो बेचारे कहेंगे नहीं गुरु जी शरीर इतना अच्छा ही नहीं है, पराठे पचते ही नहीं। उसी के लिए योगा क्लास करवा रहे हैं भाई, तुम पराठे खा सको। हाँ भाई, चलो कमर सीधी करके बैठेंगे। लेफ्ट से सांस लेने का मतलब है आप अमृत पान कर रहे हो। राइट का सांस लेने का मतलब है, शास्त्रों में कहते हैं, जिनका सिर्फ राइट चलता है, लेफ्ट नहीं चलता, वो लोग जहर पी रहे हैं। क्या पी रहे? जहर। जिनका राइट नोस्ट्रिल लगातार चलता रहता है, लेफ्ट चलता ही नहीं है, उनके शरीर में पॉइजन इकट्ठा हो रहा है। और जिनका लेफ्ट नोस्ट्रिल बहुत चलता है, वो अमृत पी रहे हैं। तो लेफ्ट मतलब ठंडक, वो ठंडे ठंडे रहते हैं, बीपी की समस्या नहीं होती, कोई और समस्या नहीं होती। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट से सांस भरो और लेफ्ट से ही छोड़ना है। लेफ्ट से ही भरना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। लेफ्ट से ही भरना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। ये होगा हमारा चंद्रवेदी प्राणायाम। छोड़ देंगे। नियम याद रखना है, लेना कहाँ से है? लेफ्ट से ही। छोड़ने का कोई नियम नहीं है, छोड़ उसी से भी सकते हो और दूसरी तरफ से भी सकते हो, लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है। आवाज़ आएगी तो नाक कमजोर हो जाएगा। अब जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है चंद्रवेदी करो, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वो चंद्रवेदी करो, जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनको चंद्रवेदी करो, जिनको पसीने से स्मेल आती है वो चंद्रवेदी करो, जिनको टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है वो चंद्रवेदी करो। और अब सूर्यवेदी, जिनको पेट की समस्या है किसी भी तरह की, वो सूर्यवेदी करो। पेट बहुत जल्दी एक्टिव होता है सूर्यवेदी प्राणायाम करने से। जिनके पेट में कीड़े होते हैं, जैसे आजकल समस्याएं चल रही हैं, पेट में कीड़े बढ़ रहे हैं, इसी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो अगर आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है कि बॉम्ब सा पेट में, तो सूर्यवेदी शुरू करो, मर जाएंगे सारे। पेट के कीड़े मारने वाला प्राणायाम है और पेट की सारी समस्याओं को ठीक करने वाला प्राणायाम सूर्यवेदी। चलो राइट से सांस भरो, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करो मुंह से, राइट से सांस भरो और राइट से ही छोड़ो। सूर्य भेदी, मतलब सूर्य को भेदने वाला। हमारा राइट नोस्ट्रिल सूर्य हो गया, सूर्य को भेदने वाला सूर्य भेदी प्राणायाम। पेट की कोई भी समस्या हो, आप सूर्य भेदी का अभ्यास शुरू करो। छोड़ देंगे। अब अनुलोम विलोम सीखेंगे। देखो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन
ये दो प्राणायाम के नाम आपने सुने होंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नाड़ी शोधन क्या होता है? आपने लेफ्ट से भरा, शुरुआत हमेशा लेफ्ट से करते हैं क्योंकि अमृतपान लेफ्ट से होता है। लेफ्ट से सांस भरा, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही भरा, लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे कितने करने हैं हमें? 360। ये हुआ नाड़ी शोधन। अब मैं सिखाता हूं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है? आपने सांस भरी 10 की गिनती तक, ध्यान सुनना, 10 की गिनती तक हमने सांस भरी, 40 की गिनती तक होल्ड की और 20 की गिनती तक छोड़ दी। ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या रेशियो है? 1:4:2। 1:4:2, 142। ऐसे याद रखना, 1:4:2। बेहद ही लाभकारी प्राणायाम। हार्ट को, प्राणा को सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी प्राणायाम से मिलती है तो वो अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन भी नहीं कहूँगा मैं। नाड़ी शोधन तो आपके नाड़ियों को बहुत लाभ देता है। 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 ही होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा कौन सी होती है? लेफ्ट। पिंगला होती है राइट। और सुषुम्ना होती है जब ये दोनों चलते हैं। जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है ना, सुषुम्ना जागृत करने का तरीका ही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो आपके पीछे जो कुंडली होती है, 3 वलय दे के बैठी होती है, सिर झुका के बैठी होती है सांप की तरह। जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है तो अपना फन उठा लेती है। फन उठा के जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों से होते हुए वो आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। जब यहाँ पहुंच जाती है तब आपको अलौकिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। क्या मिल जाती है? अलौकिक शक्तियाँ। आप देख लो, आपको अलौकिक शक्तियाँ दिलाने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आपने कैसे अभ्यास करना है? चलो करो एक बार। तुम 10 पे मत करो, तुम 2 पे रखो। 2 गिनने तक सांस भरो, 8 गिनने तक रोको और 4 गिनने तक छोड़ो। फिर दोबारा से वहीं से भरो जहाँ से छोड़ा था। अनुलोम विलोम तो ऐसे होता है ना, जहाँ से छोड़ा वहीं से भरना है। फिर वापस वहीं से भरो 2 की गिनती तक, फिर दोबारा 8 की गिनती तक होल्ड करो, फिर 4 की गिनती तक छोड़ दो। इतना संयम से अगर तुम प्राणायाम कर लोगे तो तुम्हारा प्राणों पर तो क्या, इस संसार पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे को जब अपने ऊपर नियंत्रण करना आ गया, फिर तो तुम किसी पर भी नियंत्रण कर सकते हो। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। इसका मतलब यही है, अगर आप दूसरों पर शासन करना चाहते हो तो पहले खुद पर शासन करना सीखो। जब तुम स्वयं के गुलाम हो जाओगे तो कोई भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नियंत्रण करना आ गया अपने ऊपर। तुम्हें पता है मैंने 2 ही रोटी खानी है, तीसरी नहीं जाऊंगा, वो नियंत्रण है। लेकिन अगर तीसरी खा ली तो समझ लेना नियंत्रण नहीं है। पिज्जा सामने पड़ा है, नहीं खाना तो नहीं खाना, लेकिन खा लिया, नियंत्रण नहीं है। ये पहचानने का तरीका है। किसी को भी इस प्राणायाम में डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट तो नहीं है? समझ आ गई? पहले यहाँ से भरा, रोका, फिर छोड़ा, फिर वापस यहीं से भरना है, फिर रोका, फिर छोड़ा। समझ आ गया? ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसको सिखाना का मेरा मेन उद्देश्य आज यहाँ पर था। तो प्राणा पे क्लास थी। अगला जो हमारा प्राणायाम है शीतली और शीतकारी, दोनों भाई हैं आपस में। हाई बीपी की समस्या, इसमें भी नहीं रोकना। बीपी वालों को तो रोकना ही नहीं है, हार्ट वालों को तो रोकना ही नहीं है, सांस रोकनी नहीं है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी त्वचा पर आता है। अगर आप अपनी त्वचा को बहुत सुंदर रखना चाहते हो, बहुत सुंदर, तो शीतली शीतकारी प्राणायाम। ब्लड की कोई भी दिक्कत अगर डॉक्टर बताता है कि आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है या ब्लड आपका गंदा है या आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज है, तो सिर्फ आपने शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करना है, आपका ब्लड साफ हो जाएगा
जितनी भी स्किन की समस्याएं हैं सिर्फ ब्लड की इम्प्योर होने की वजह से ही होती हैं। और ब्लड को प्योरीफाई करने वाला प्राणायाम कौन सा है? शीतली और शीतकारी। तो ब्लड की कोई भी समस्या डॉक्टर आपको बताता है, आपने ये 2 प्राणायाम करने हैं, आपके ब्लड की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पहला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी कैसे करते हैं? दांत से सांस भरते हैं, नाक से छोड़ते हैं। दांत से भरो और नाक से छोड़ दो। दांत से भरो, नाक से छोड़ दो। जितने भी मेरे भाइयों को गुस्सा ज़्यादा आता है, घर में जाते ही ठाँ फटा करते हैं, उनको शीतली प्राणायाम डेली करना, शीतकारी प्राणायाम डेली करना चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट शीतकारी प्राणायाम का, दांतों की कोई समस्या नहीं होगी कभी भी। ना ही आपके मसूड़े सूजेंगे, ना आपके दांतों में दर्द होगा, ना आपके दांतों की कोई पायरिया जैसी समस्याएं आएंगी, ना ही कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे आपके। दांत भी और ब्लड भी दोनों बहुत स्वस्थ रहेंगे यदि आप प्रतिदिन शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। छोड़ दो। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम, जीभ से। जीभ से सांस खींचो, नाक से छोड़ो। जिनके पास रोकने की कैपेसिटी है वो जरूर रोको, जितनी देर में तुम रोक सकते हो। रोकने के लिए क्या करना है? जीभ से सांस भरी, जीभ अंदर ले गए, गर्दन को कनकूप से लगा दिया, अब होल्ड रहेगा। कनकूप से लगा दोगे, होल्ड रहेगा। तब सीधे करके नाक से सांस बाहर छोड़ो। ये प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपके आसपास किसी को भी स्किन प्रॉब्लम है, आप उनको बोलो आओ भाई योगशाला चलते हैं, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आने से क्या होता है? डिसिप्लिन रहता है आपको, घर पे ना हो नहीं पाता। कोशिश तो करते हैं हम लोग, मैं अपने भी इंक्लूड करूँ, मैं भी। अगर मैं घर में अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी छोटी बेटी आ जाएगी, पापा क्या कर रहे हो, पापा इधर आना। बीवी बोल देगी जरा ये सामान ऊपर रखना, शेड्यूल टूट जाता है ना। अब यहाँ पर आप हो, हिमालय जी हैं, मतलब नहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे। मैं कहता हूँ आप सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जिनके पास 1 घंटा है योगा करने के लिए। मैं खुद कई बार ईर्ष्या महसूस करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं भी प्रॉपर तरीके से पूरा 1 घंटा नहीं कर पाता। कई बार मैं आधा घंटा कर पाता हूँ, कई बार पौना घंटा कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी पहली क्लास सुबह 5 बजे होती है, मुझे 3:30-4 बजे उठना पड़ता है। तो लेकिन आप सबके पास पूरा 1 घंटा होता है, तो वो पूरा 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यहाँ पर आके आप अभ्यास करते हो हिमालय जी के साथ, तो बहुत अच्छा सिखाता है हिमालय, मेरे आवाज़ आती है मेरे को। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो, इसके पास योगा कर रहे हो, और ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करते होंगे। करते हैं ना, एक्सप्लेन तो ये अच्छा करता है ना। 3 डेज का, हाँ सर्दियों में नहीं करना भाई। और जिनको कफ की समस्या है, जिनको जुकाम रहता है, उनको भी नहीं करना। जिनको भी ठंड से पहले ही दिक्कत है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना। और जिनका बीपी हाई रहता है, प्रतिदिन कर लो, बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी गारंटी के साथ। नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ठंडक ज़्यादा है वहाँ पे जरूरत नहीं ना, पहली ठंडक है। ये तो उनके लिए है जिनको गर्मी की समस्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना भाई। अगला और अंतिम प्राणायाम हमारा भ्रामरी और उद्गीत। जिनको भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की प्रॉब्लम रहती हैं, बहुत ज़्यादा विचार रहते हैं, ऐसे लोगों को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी सब खत्म हो जाती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है। तुम्हें चीज़ें मिलती हैं प्रयोग करने के लिए, तुम अपना मान लेते हो, गड़बड़ ये है सर। ये शरीर तुम्हें प्रयोग करने के लिए मिला है, तुमने अपना मान लिया। बीवी तुम्हारे साथ कुछ समय रहने के लिए आई है, तुमने अपनी मान ली। बच्चे तुम्हारे पैदा किए भगवान ने, तुमने अपने मान लिए। पति तुम्हारे साथ मिले, तुमने अपना मान लिया। सिर्फ ये चीज़ें सहयोग के लिए हैं परमात्मा के द्वारा। जैसे आप लोग, आप यहाँ आए, हमने कहा ये बेड यूज़ कर दो आप, उसके बाद तो आपने अपना नाम ही लिख लिया, ये पहली बेड तो मेरी है, ये गड़बड़।
ये जो मेरा मेरा वाली बीमारी है ना, आपके दुख का कारण यही है। अगर मान लो कोई गाड़ी मांगने आ गया आपसे, तो भाई साहब क्या होगा, बड़ा मुश्किल है गुरु जी, ऐसे नहीं, बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे कैसे दे देंगे गाड़ी हम किसी को, मत दो। तुम्हारे अंदर क्लेश पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर दुख पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर उदासी पैदा हो जाएगी। एक महिला आती है न्यू कॉलोनी में, मेरे को नहीं पता उसने स्केल से नाप रखा है या फिर उसने कदमों से नाप रखा है, वो अपना मैट वहीं बिछाती है एग्जैक्ट बिल्कुल एक लोकेशन के ऊपर। अगर गलती से वो लेट हो गई और उस लोकेशन पे किसी और ने मैट बिछा दिया तो उसकी लड़ाई हुई, बीच में हमें कूदना पड़ता है, भगवान ये नहीं हटेगी, आप हट जाओ, इसी की परमानेंट जगह है। अब देखो उसने मान ली कि वो सीट मेरी है, अब सीट मेरी मानते ही क्या पैदा हो गया उसके अंदर, झगड़ा पैदा हो गया, क्लेश पैदा हो गया। अब मेरा मानने का मतलब है कोई और यूज नहीं करेगा और कोई और तो यूज करेगा ही करेगा। अब तुम्हारी गाड़ी बाहर निकलेगी तो ठुकेगी ना भाई, कहीं ना कहीं टच भी होगी। अगर तुम ये बात मान लो कि हाँ टच होती रहती है, होगी, एक्सीडेंट भी होगा, अगर तुम्हें ज्ञान हो गया तो टच होने के बाद भी तुम्हें झगड़ा पैदा नहीं होगा, गुस्सा पैदा नहीं होगा, पता है होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गाड़ी तो कहीं टच हो ही नहीं सकती, अब जैसे ही टच हो गई तुरंत क्या पैदा हो जाएगा, झगड़ा, लड़ाई। इसलिए मेरा मेरा छोड़ो, तब जाके तुम्हारा स्ट्रेस खत्म होगा, बाकी बचा कुचा ब्राह्मणी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो करने का सही तरीका क्या है, लंबी सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद कान को बंद करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे और भंवरे की आवाज निकालेंगे। वापस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वापस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, आपके कान इतने अच्छे से बंद होने चाहिए कि आपको भंवरे की ही आवाज सुनाई देनी चाहिए और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। तभी आप देखोगे जब कान अच्छे से दबा दोगे ना, फिर आवाज यहाँ गूंजती है कपाल पे, तो वही चाहिए। अगर आप अपनी आवाज को यहाँ भेजने में कामयाब हो गए हो, फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही दवाई है उसकी। इसको सिद्ध कर लो, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। और ये मेरा मेरा वाली बीमारी भी बंद करनी पड़ेगी। सबका सब कुछ है, कोई बात नहीं। आओ भाई साहब, इस तरह से स्वागत करो। तीसरा प्राणायाम और फिर लास्ट प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। ओम के उच्चारण के 3 तरीके होते हैं, मैं तीनों करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बताऊँगा। पहला तरीका होता है कि ओ ज्यादा बोला जाता है, माँ कम बोला जाता है। कैसे? सांस भरी, ओ, मैंने 3 गुना ओ बोला, 1 गुना माँ बोला। अब दूसरा टाइप, दोनों आधा आधा, ओ। तीसरा, जिसमें ओ कम बोला जाता है और माँ ज़्यादा बोला जाता है, ओ। आध्यात्मिक शक्तियाँ पानी है ब्रह्मांड से, तो तीसरी विधि। आध्यात्मिक शक्तियाँ पानी है तो तीसरी विधि। सबसे करेक्ट विधि यही है। करेक्ट तीनों ही हैं, लेकिन तीनों के अपने अपने लाभ हैं। सांसारिक सुख पाना है, शारीरिक सुख पाना है, तो पहली 2 विधि याद रहेगा। सांसारिक सुख में सब कुछ आता है,
तुम्हारी इच्छाओं से लेके तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य तक सब कुछ आता है। लेकिन ब्रह्मांड परमात्मा से जुड़ना है तो तीसरी विधि उद्गीत प्राणायाम की, जिसमें ओ थोड़ा बोलना है, माँ ज़्यादा बोलना है। आज का हमारा प्राणायाम का सेशन यहाँ पर संपूर्ण होता है। आपको प्राणायाम से रिलेटेड कोई बातें पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ ही पूछना है तो 5 मिनट है आपके पास, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा समय हो गया। टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गई? हाँ 8:30 हो गई। अच्छा धन्यवाद। देखो अच्छे शिष्य ये होते हैं, उनको पता होता है भाई गुरु जी को पानी चाहिए होगा थोड़ा सा। तो किसी को कोई प्राणायाम के विषय में कोई बात पूछनी हो तो बताओ। कोई बीमारी को लेके, कोई किसी का डाउट हो, प्राणायाम को लेके किसी का डाउट हो, आप उससे पूछ सकते हो। वैसे मैं क्लास बहुत अच्छी लेता हूँ, डाउट छोड़ता ही नहीं। मेरे को फिजिक्स में लेक्चरर था मैं जब, तब भी स्कूल में मेरे को बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल का अवार्ड मिला था। कोशिश मेरी ये रहती है तो बच्चे मेरे से यूँ भी खुश रहते हैं कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका ऐसा होता है और मेरा डांटने का तरीका भी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है मैं डांटा ही नहीं, है ना। तो एक अच्छा टीचर हो ना, बड़ा मज़ा आता है। सारा उससे बड़ी मजा। तो आप लोग अगर किसी को कभी समझाना ना, सबसे पहले आप सहज हो जाओ। आप ऐसे हो जाओ कि कोई भी आपसे बात कर सके, कोई भी। ज़्यादा सख्त मत हो जाओ, कोई आपसे आने से भी डरेगा। अपने आप को इतना सहज कर लो, इतना सहज बना लो, इतना सहज बना लो कि हाँ यार कोई ऐसी बात नहीं, बैठो बात। उसके लिए ना तुम्हें अपने गुस्से पे नियंत्रण करना पड़ेगा। अब नियंत्रण करना भी झूठी बात है। अपने गुस्से को समझना पड़ेगा कि मेरे को गुस्सा नहीं करना। गुस्सा शाब्दिक जहर है, जैसे तेजाब है तेजाब। मान लो ये पानी नहीं है, तेजाब है। अगर मैंने किसी के मुंह में मार दिया तो उसका मुंह जल जाएगा ना। ऐसी गुस्सा वैचारिक तेजाब है। आप सामने वाले के मन को छल्ली छल्ली कर देते हैं। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो ना, उसके मन को ना आपने बड़ा ही क्षति पहुंचा दी बेचारे। उसका मन इतना प्यार से फैल रहा था, आपने वो यूं कर दिया। आपकी वजह से उसका मन ऐसे हो गया, मन सब मर गया। और जब भी वो आपको देखेगा ना बार बार, उसको वो क्षण याद आएंगे कि आपने मेरे पे गुस्सा किया, और वो आपसे पहली पल नफरत करना शुरू करेगा। और जब वो नफरत चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, फिर आपके रोके भी नहीं रुकेगा वो, और वही गुस्सा पलटकर आप पर आएगा वापस। क्योंकि उस समय वो ताकतवर हो चुका होगा और आप कमजोर हो चुके होंगे। गुस्सा कर करके वो बढ़ता जा रहा है और आप कमजोर होते जा रहे हो। और एक समय आता है ना जब बाप कमजोर हो जाता है। माँ की कोई बात सुनता नहीं बेटा, क्यों? दोनों ने खूब गुस्सा किया होता है। ओशो अपने जीवन में है ना 5 मिनट और थक तो नहीं गए सारे तुम? कोई बात नहीं, तुम पराठे थोड़ा लेट में खा लेना, मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, 2 बातें मेरी भी सुन लो। 9:30 पे जाते हो? नहीं इतनी जल्दी तो ओशो अपने जीवन में एक बात सुनाते हैं, कहते हैं कि आज तक मेरे पिता ने मेरे को मारा नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा। जैसे ही वो दूसरा थप्पड़ मारने लगे, मैंने उनको एक बात बोल दी, नहीं आ रही समझ? सुनाई नहीं दे रहा? बाजी सुनाई यार, मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है? थोड़ा आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ, तुम्हारे काम की बात है। आ जाओ, तुम सारे गुस्सा लो, इधर आओ। और चेहरे पे लिखा हुआ तुम बच्चों को पीटते हो, इधर आओ तुम सारे, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। तो ओशो कहते हैं कि मैंने जैसे मेरे पिताजी ने दूसरा हाथ उठाया, मैंने उसी समय उनको बोल दिया कि मैं आपको मारने से रोकूंगा नहीं, लेकिन आपके और मेरे बीच में जो प्रेम है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको मारना मार दो। वो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो रियल प्रेम की बात कर रहे हैं।
वो दिखावे वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो जब पापा गए, सही है गए, अब खेलेंगे, बढ़िया से खेलेंगे। वो नकली प्रेम की बात नहीं कर रहे, वो असली प्रेम, वो जो असली दूध की बात कर रहे हो, असली दूध गाय का निकला हुआ है। ये नकली पैकेट वाले दूध की बात नहीं कर रहा। फादर डे मनाने वाले बच्चे बच्चे नहीं होते, मदर डे मनाने वाले बच्चे बच्चे नहीं होते। घर में घुसने के बाद जो हाथ में पानी का गिलास लेके सामने खड़ा हो, वो असली प्रेम है। कि पापा आए, पापा आपके जूते निकालो, पापा आपका सिर दबा दो। लेकिन जिस पापा ने गुस्सा किया होगा, उसके बच्चे तो नहीं आएंगे सिर दुकान, साइड हो जा, दोबारा गुस्सा करेगा, साइड हो जा। आपने जिस पर क्रोध किया है ना, आप तैयार है ना, वो पलट कर आएगा। आपके संसार में जाने से पहले सब कुछ आपको वापस मिलेगा। आपने जिसको रुलाया है, वो आपको जब तक रुलाएगा नहीं, आप ये धरती छोड़ के नहीं जा सकते। आपने जिसके साथ धोखा किया है, आप पर जब तक वो धोखा आएगा नहीं, आप ये धरती छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा। पहले धोखे झेल। आपने अगर किसी की बेइज्जती की है, किसी पर हंसी उड़ाई है, जब तक आपकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी, तब तक आप इस धरती को छोड़ के नहीं जाओ। इसलिए वही काम करना जो अपने लिए चाहते हो। इसलिए मैं योग सिखाता हूं, ताकि मैं तुम्हें स्वस्थ करूं, तो बदले में मैं तुम्हें अच्छे विचार देता हूं। मैं अच्छे विचार क्यों देता हूं तुम्हें? ताकि मैं जब भी सुनूं तो अच्छे विचार सुनूं। इस धरती पर आप देखो, जो जो बांट रहा है उसको वही मिल रहा है वापस। इसलिए आप अच्छी चीज़ें बांटो, प्रेम बांटो। बच्चों को सुधारने के तरीके बहुत होते हैं, सिर्फ गुस्सा ही तरीका नहीं होता। बीवी को बताने का तरीका भी बहुत होते हैं, सिर्फ गुस्सा नहीं होता। पति को समझाने के तरीके भी बहुत होते हैं, सिर्फ गुस्सा नहीं होता। क्योंकि सबसे आसान तरीका गुस्सा होता है। हम मेहनत करना नहीं चाहते होते, इसलिए हम फूट पड़ते हैं। लेकिन उसी क्षण पति और पत्नी का प्रेम खत्म हो जाता है जब उनके बीच में गुस्सा आ जाता है। उसी क्षण बच्चे और पिता और माँ बाप में रिश्ता खत्म हो जाता है जिस समय गुस्सा आ जाता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करो, प्रतिदिन योगा करो, और हमें 2000 रुपये महीना देते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हम गारंटी दे के कहते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम हर महीने हमारे को 2000 रुपये मत्था देखते रहो, हम तुम्हारे को दूर दूर से भी आशीर्वाद देते रहेंगे कि भाई तुम्हें गुस्सा ना आए, तुम्हें गुस्सा ना आए। हमें एक होता है डिस्टेंट प्राणायाम, वो भी थे, कई सारी कैटेगरी थी। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आज ही 8:30 बज गई। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा मूर्छा प्राणायाम, प्लावी प्राणायाम, और जो है डिस्टेंट प्राणायाम। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। आप हिमालय से नहीं बैठे, तुम्हें वहाँ प्राणायाम का प्रभाव मिल रहा है। ऐसे प्राणायाम भी होते हैं अगर ये मन से चाह ले तो। अगर गुरु चाह ले, अगर मैं चाह लूँ मान लो, तो तुम सारे स्वस्थ हो जाओगे। गुरु में वो एनर्जी होती है, वो ताकत होती है, शक्ति होती है। कपालभाति मैं कर रहा हूँ और प्रभाव अमित जी को मिल रहा है। नेचुरल होता है ये सब चीज़ें। आपको बस उनको बैठाना पड़ेगा, हृदय में बैठाना पड़ेगा। जब तुम्हारा परमात्मा तुम्हें दिखता नहीं है और तुम हृदय में बिठा के उससे बातें कर लेते हो, तो हमें तो बंदे दिख रहे हैं, हम तो ये कर सकते हैं। हमें तो तुम तो कहते हो परमात्मा से बातें होती हैं। कल हमारे घर में कोई व्यक्ति आए, बोले गुरुजी एक व्यक्ति है गुड़गांव में, तो साईं से बातें करता है बैठ के। मैंने कहा होता होगा भाई, जब हम डिस्टेंट प्राणायाम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं? बातें कर सकते हैं, सो सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बस 2 लाइनें मेरे साथ बोलेंगे भजन की, उसके बाद हम अपनी कक्षा को ही संपूर्ण करते हैं। हे प्रभु हम तुमसे वर पाएं, हे प्रभु